हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मल्टीप्लाई मनी। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे 5 ऐसे चेंजेस या ऐसा हम जो हम मार्च में कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे थोड़े पैसे बच सकते हैं। अब मार्च ही क्यों, फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होता है मार्च में, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर जो कि अप्रैल 1 से मार्च 31 में होता है वो उसका क्लोजिंग मार्च होता है, क्योंकि मार्च आखिरी महीना होता है फाइनेंशियल ईयर का। इसमें कुछ ऐसे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ ऐसे तरकीब कर सकते हैं, कुछ ऐसा स्टेप्स ले सकते हैं जिस वजह से हम थोड़े अपने पैसे बचा सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। बहुत सारी ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कीम होती हैं जिसके तहत हम अगर हम वो सभी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं पैसे, तो हमें इनकम टैक्स की तरफ से उस पर रिबेट मिलता है, इनकम टैक्स की तरफ से उसमें एग्जम्पशन मिलता है। यानी कि अगर हमारा टैक्सेबल इनकम मान लो कि 8 लाख रुपए है, ठीक है। अब उसमें अगर हम कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब कौन कौन से ऐसे सेक्शन होते हैं, अलग अलग सेक्शन होते हैं इनकम टैक्स के, तो उन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 80C के बारे में। 80C में क्या है कि हम कुछ ऐसे अगर हम म्यूचुअल फंड से में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो हम नॉर्मल म्यूचुअल फंड की जगह पे हम ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस वजह से हमारा नेट टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा, ठीक है। इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है, उसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि हमारा लॉक इन पीरियड वो म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग, हमारा लॉन्ग टर्म गोल के अकॉर्डिंग है या नहीं है, उसे हमें बस देखना पड़ेगा। लेकिन हम ELSS में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आता है NPS। NPS में हम अप टू 50,000 एडिशनल इनकम एडिशनल हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें कुछ रिबेट मिलेगा अंडर एक सेक्शन 80C। PPF हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक लॉन्ग टर्म स्कीम होता है, इसमें हम मैक्सिमम 1.5 लाख तक एक साल में इन्वेस्ट कर सकते हैं और मिनिमम 500 से शुरू करना होता है, ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना। अब किसी भी एम्प्लॉय की या किसी भी एक पर्सन की अगर कोई बेटी होती है तो उसके रिगार्डिंग वो उसमें इन्वेस्ट कर सकता है अप टू 1.5 लाख, ठीक है, ताकि उसे टैक्स रिबेट मिलेगा। और उसके अलावा जब वो उसका बेनिफिट उसके बेटी जब उसकी बड़ी हो जाएगी तब उसे उसका बेनिफिट मिलेगा। अब एक होता है EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब देखिए, अब मैक्सिमम जो हम 80C के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 1.5 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जो हम मैक्सिमम जो 80D के तहत इन्वेस्ट कर सकते हैं वो 25,000 सेल्फ के लिए और 50,000 सीनियर सिटीजन्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा स्टेप के बारे में जानते हैं, जैसे कि एडवांस टैक्स अलर्ट। अब ये होता क्या है बेसिकली, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इंटरेस्ट आता है, रेंट आता है और कैपिटल गेन्स है, तो उन लोग अपना लाइबिलिटी को समझ करके एडवांस में टैक्स पे कर सकते हैं। ये फैसिलिटी इनकम टैक्स ने दिया है 15 मार्च तक, यानी कि 15 मार्च तक आप अपना टैक्स लाइबिलिटी जान करके एक एडवांस टैक्स का पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा लाइबिलिटी कितना आएगा ये हम सेक्शन 208 इनकम टैक्स की एक्ट में देख सकते हैं। और इस ये तहत जो है ये इसमें हमें 1%, अगर हम ऐसा पे नहीं करते हैं तो हमें 1% के पेनल्टी लगेगा अंडर सेक्शन 234 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। चलिए अब हम तीसरे स्टेप के बारे में बात करते हैं, जो है टैक्स हार्वेस्टिंग। हमारा सपोज करो हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है जो हमें रिटर्न अच्छे नहीं दे रहा है, वो लॉस मेकिंग हो गया है, ठीक है। अब और हमारा कुछ प्रॉफिट्स भी है, कैपिटल गेंस भी है। तो कैपिटल गेन है तो उसमें तो समझ लो कैपिटल गेन में अब हमारा अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो हमें उस पर 12% टैक्स देना पड़ेगा। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसमें हमें 20% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन टैक्स हार्वेस्टिंग के माध्यम से हम उसमें भी कुछ टैक्स बचा सकते हैं। कैसे? अब हमारा मान लो सपोज करो कि हमारा 6 लाख रुपए का कैपिटल गेन टैक्स हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लेके चलते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स हुआ। अब हमारा कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो हमें 50,000 या 1 लाख का लॉस पे है, ठीक है। तो हम उसे सेल कर सकते हैं, उसे हम सेल कर देंगे। टैक्स हार्वेस्टिंग के तहत ये स्ट्रैटेजी है। उसके उसके उसमें क्या होगा कि हम जो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो उसे हम सेल कर देंगे आज और दूसरे ही दिन बाई कर लेंगे। इससे क्या होगा, नेट टैक्स हमने बुक किया, हमने नेट लॉस बुक किया 1 लाख का। अब वो 1 लाख का लॉस जो है वो हमारा गेन के साथ कंपनसेट हो जाएगा, यानी कि नेट गेन जो हमारा ओनली 5 लाख हो जाएगा। अब क्या होगा, इस वजह से क्या होगा, नेट टैक्सेबल इनकम हमारा कैपिटल गेन टैक्स जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको बोलते हैं टैक्स हार्वेस्टिंग। इस तरीके से हम अपना इनकम को, जो कैपिटल गेन पे जो इनकम है वो रिड्यूस कर सकते हैं, जिस वजह से इवेंचुअली हम टैक्स बचा सकते हैं। अब चलिए एक और इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में जानते हैं, जो है स्पेशल टेन्योर फिक्स डिपॉजिट।
अब 2024 के मिड में बहुत सारे ऐसे बैंक ने एक इन्वेस्टमेंट स्कीम लाया था, जैसे 400 दिन का, मैक्सिमम 400 दिन, 444 दिन, 300 दिन ऐसे का स्कीम लाया था, जिसके तहत वो नॉर्मल उस टेन्योर के लिए जितना इंटरेस्ट मिलता था उससे ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगी अपने इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो ये ऐसा ही कुछ इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ऐसा कुछ एफडीज़ है जिस वजह से हमें बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि मान बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया का। बैंक ऑफ इंडिया का एक 400 दिन का एक स्कीम है, 400 दिन का एक फिक्स डिपॉजिट का स्कीम है। इसके तहत आपको 7.30% नॉर्मल के लिए और 7.80 जो इंटरेस्ट है वो सीनियर सिटीजन्स के लिए मिलेगा। ठीक है, और 400 दिन के लिए, यानी कि 13 महीने के लिए, 13 महीना में आपको 7.30% का रिटर्न मिल रहा है और सीनियर सिटीजन को 7.80% का रिटर्न मिल रहा है बैंक ऑफ इंडिया का 400 दिन का स्कीम में। अब उसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा का उत्सव डिपॉजिट स्कीम होता है, एसबीआई का अमृत विरासती स्कीम होता है और अमृत कलश स्कीम होता है। अब उसी तरह एक इंडियन बैंक का इंडिया आईएनडी सुप्रीम टर्म डिपॉजिट स्कीम होता है, जिसके तहत भी हमें काफ़ी ल्यूक्रेटिव एफडी रिटर्न्स मिलते हैं। अब एक और जो चीज़ है वो आईआरडीए ने इंट्रोड्यूस किया है। आईआरडीए यानी कि जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है बॉडी, वो उसने इंट्रोड्यूस किया है। अब इसके अंदर क्या है कि जो जो मार्च में इंट्रोड्यूस किया, अब इसके अंदर क्या है कि बीमा कंपनी से अगर हम कोई इंश्योरेंस परचेज़ करते हैं तो जो हम फर्स्ट प्रीमियम पे करेंगे उसके बाद वो एप्लीकेशन सबमिट होगा, फिर वो वहाँ पे एप्लीकेशन स्क्रूटिनी में जाएगा, फिर उसमें वो चेक करेगा इंश्योरर कि हाँ भाई इसको इंश्योरेंस हम लोग दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। तो उस दौरान मतलब कि जो जिस दिन से आपका पैसा डेबिट हुआ उस दिन से एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने तक आपको तो उस पर कोई फ़ायदा नहीं है, आपको तो पैसा कट गया। अब बाद में पता चलेगा कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो इसी चीज़ को देखते हुए आईआरडीआई ने एक सिस्टम को, एक प्रोसीड्योर को लाया है, इम्प्लीमेंट किया है और इंश्योरेंस को डायरेक्ट किया है कि आप यूपीआई इनेबल्ड बीमा एएसबीए फैसिलिटी लाएं। इससे क्या होगा कि सबसे पहली बात तो इसमें आपका पैसा डेबिट नहीं होगा, आपके अकाउंट में ही पैसे रहेंगे और आप अप्लाई कर सकते हैं इंश्योरेंस के लिए। पैसा डेबिट नहीं होगा, बस पैसा ब्लॉक्ड रहेगा, ताकि जिस समय तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो, जितना भी टाइम लगे, जब तक एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा तब तक आप अपने सेविंग एक बैंक में उस पैसे पे इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने आपके लिए आज समराइज़ किया, जैसे कि जिससे आप मार्च में कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अच्छा स्टेप्स ले सकते हैं पैसे बचाने के लिए। जैसे टैक्स सेविंग हो गया, फिर एडवांस टैक्स पेमेंट हो गया, फिर टैक्स हार्वेस्टिंग हो गया, फिर फिक्स डिपॉजिट इन स्पेशल टेन्योर एफडीज़ हो गया, और फिर बीमा सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट। ठीक है, यानी कि बीमा एएसबीए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, तो ये था आज की तरफ से मेरा वीडियो, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोगों तक इस बारे में इन नॉलेज पहुंच सके और वो लोग उसी अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकें, कुछ पैसे बचा सकें।